नमस्कार दोस्तों। आज जो हम एलिमेंट करने जा रहे हैं नेशनल ऑक्यूपेशनल स्टैंडर्ड अप्लाई प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस एट वर्क प्लेस में, वो एलिमेंट लास्ट एलिमेंट है और ट्रेनर क्वालिफिकेशन पैक सीरीज़ का भी ये लास्ट नोस का लास्ट एलिमेंट है। सो होप आपको मेरी जितनी भी वीडियोस हैं वो पसंद आ रही होंगी। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल AKM मैनेजमेंट क्लासेस को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और अपना वैल्यूएबल फीडबैक भी दें सो दैट कि मैं कुछ इसमें इम्प्रूवमेंट कर पाऊँ। दूसरा, ये अगर आपको ट्रेनर क्वालिफिकेशन पैक में कोई भी नेशनल ऑक्यूपेशनल स्टैंडर्ड्स के बारे में जानना है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और प्लेलिस्ट में जाके क्वालिफिकेशन पैक जो है डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ क्वालिफिकेशन पैक ट्रेनर में आप सारी वीडियोस जो भी इस क्वालिफिकेशन पैक के नेशनल ऑक्यूपेशनल स्टैंडर्ड्स हैं उसके बारे में मिल जाएंगी आपको। सो स्टार्ट करते हैं अपना लास्ट और फोर्थ एलिमेंट। और इस लेक्चर सीरीज़, इस वीडियो सीरीज़ का ये लास्ट वीडियो है ट्रेनर क्वालिफिकेशन पैक में। सो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आ रही है, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अपने वैल्यूएबल फीडबैक कमेंट के ज़रिए ज़रूर दें। सो ये ट्रेनर क्वालिफिकेशन पैक में ही हमारा जो है वो नेशनल ऑक्यूपेशनल स्टैंडर्ड अप्लाई प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस एट वर्क प्लेस में एलिमेंट 4 वर्क इफेक्टिवली विद ऑल स्टेक होल्डर्स। सो अभी तक हमने जो टॉपिक कवर अप किए हैं उसमें एलिमेंट 1 मेंटेन ए प्रोफेशनल इमेज एंड बिहेवियर, एलिमेंट 2 maintain and enhance professional competency, and element 3 work in disciplined and ethical manner, element 4 that is work effectively with all stakeholders, जो कि आज हम इस वीडियो लेक्चर में करेंगे और ये लास्ट लेक्चर है ट्रेनर क्वालिफिकेशन पैक के अंदर। सो वर्क इफेक्टिवली विद ऑल स्टेक होल्डर्स में जो परफॉर्मेंस क्राइटेरिया हैं वो क्या क्या हैं वो एक नज़र कर लेते हैं। PC21 identify and obtain clarity regarding organizational team and own growth. PC22 prioritize task at work as per organizational team and own goal. Then plan to meet team performance target and standard. PC24 monitor own and team performance as per agreed plan. PC25 share all relevant information with the stakeholder in agreed format and as per agreed timelines. PC26 work collaboratively with the colleagues through sharing information and ideas and working together on agreed outcomes. PC27 recognize, avoid and or address any conflict of interest. PC28 use of conflict resolution and negotiation skill to identify critical points, issues, concern and problems, identify options for changing behavior. And the PC29 recognize and respond to inappropriate behavior towards self or other in a professional manner and as per organizational policy. तो स्टार्ट करते हैं। PC21 है आइडेंटिफाई एंड ऑब्टेन क्लैरिटी रिगार्डिंग ऑर्गेनाइजेशनल टीम एंड ओन गोल। So, as a working profession, as a trainer, it is your duty to clarify organization's team and your goal so that your mission vision get clear. सो बोलता है एज ए प्रोफेशनल वर्किंग प्रोफेशनल आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो भी टीम के ऑर्गेनाइजेशन के जो भी गोल्स हैं, जो भी टारगेट्स हैं, जो भी एट द एंड ऑफ आपको आउटकम्स चाहिए हैं, वो हमें क्लैरिटी होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपको क्लैरिटी नहीं, आपका कोई मकसद नहीं है, आपका गोल क्लैरिफाई नहीं है, तो उस चीज़ को, उस आउटकम को आप पा ही नहीं सकते। जैसे एक लाइफ में गोल होता है हर किसी का, तो उसको
उसको अचीव करने के लिए हमेशा प्रयासरत रहना पड़ता है। तो अगर आपने वो टीम का या ऑर्गेनाइजेशन के गोल के बारे में आपको नॉलेज ही नहीं है प्रॉपर वे से, तो आप वो चीज़ अचीव कभी कर ही नहीं पाओगे। आपको पता ही नहीं रहेगी, जिस चीज़ के बारे में पता ही नहीं है कि रास्ता कहाँ से शुरू करना और कहाँ जाना है, तो वहाँ पे आपकी अचीवमेंट नहीं हो सकती। तो ये चीज़ की क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है। PC22 में प्रायोरिटाइज टास्क एट वर्क एज पर ऑर्गेनाइजेशन टीम एंड ओन गोल्स। सो बोलता है प्रायोरिटाइज योर वर्क एज पर ABC रूल, वट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट और टास्क एट फर्स्ट प्लेस देन सो ऑन। सो बोलता है जब भी आप कोई टास्क करने जा रहे हैं, है ना, तो टास्क को प्रायोरिटाइज करने की आदत डालिए कि सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे जो एस्पेक्ट वाला टास्क है वो पहले, है ना। ABC रूल जो बोलता है वो यही बोलता है कि सबसे पहले इम्पॉर्टेंट टास्क, देन उससे कम इम्पोर्टेंट। वैसे तो सारे टास्क इम्पॉर्टेंट हैं, मगर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, फॉर एग्जांपल मैं एक डेली लाइफ का रूटीन का आपका एग्जांपल लेता हूँ कि डेली लाइफ में मान लो कि मैं एज ए वर्किंग प्रोफेशनल, तो आपका सबसे सुबह उठते ही सबसे पहले टास्क क्या है कि जो भी डेली रूटीन्स करनी है आपने, वो अपने टाइम मैनेजमेंट में करनी है, ठीक है। उसके बाद आपका मेन टास्क है कि आपको समय पर 9 बजे ऑफिस पहुंचना है, ठीक है। 9 बजे ऑफिस पहुंचने के बाद से पहले आपको रास्ते में ड्राई क्लीन के लिए मान लो कि कपड़े देने हैं, ठीक है। अब आपकी प्रायोरिटाइजेशन शुरू हो जाती है, बट क्या होता है कि आप कहीं ना कहीं डेली रूटीन्स के लिए थोड़ा लेट हो जाते हो। तो आपकी प्रायोरिटीज़ क्या है, पहले वर्क ऑफिस में पहुंचना, तो वो सेकेंडरी प्रायोरिटी है आपकी, ठीक है। आपने मैनेज किया है टाइम, बट आपकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं वो अलग हैं, ठीक है। सो इम्पॉर्टेंट टास्क जो हैं वो पहले किए जाते हैं, देन उसके बाद अगर मान लो कि आपके पास जो है ना, अगर आपके पास प्रॉपर वे से जो टास्क है वो मान लो कि आपने नोट डाउन कर लिए, आपने ABC रूल्स के अकॉर्डिंग फॉलो करना शुरू कर दिए, मगर अचानक से इमीडिएटली आपको याद आया कि एक और इम्पॉर्टेंट टास्क बीच में कोई निकला है, तो देयर शुड बी ए स्कोप टू फिट दैट पर्टिकुलर टास्क इन द प्रायोरिटी लिस्ट, बिकॉज वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो वो ज़्यादा पहले पहले ही करना पड़ेगा। नाउ सो ठीक है, और इसमें क्या है, आपके पास स्कोप भी होना चाहिए। वही चीज़ मैंने बताई कि कोई इंपॉर्टेंट टास्क निकल आता है तो वो आपको फुलफिल करना ही पड़ेगा। नाउ PC23 बोलता है कि प्लान टू मीट टीम परफॉर्मेंस टारगेट एंड स्टैंडर्ड्स। सो बोलता है प्लान एवरी एस्पेक्ट्स ऑफ योर वर्क। अपना जो वर्क है उसके हर पहलू को आप प्लान कीजिए। इफ़ नो प्लानिंग, अगर आपके उसमें वर्क में प्लानिंग नहीं है तो सारा आपका काम करने जो आप करोगे वो सारा क्या है, बेकार चला जाएगा। सो प्लानिंग जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है किसी भी मैनेजमेंट का। अगर विदाउट प्लानिंग तो आप सक्सीड कर ही नहीं सकते। तो प्लानिंग इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स। Now PC24 monitor own and team performance as per agreed plan. So बोलता है जो भी आपने प्लानिंग करी है एज ए ट्रेनर, एज ए ऑर्गेनाइजेशनल हेड, तो बोलता है उस प्लान को इम्प्लीमेंट करो, टीम की सहायता से टीम को समझाओ और टाइम टू टाइम फॉलोअप लेते रहो कि अगर कहीं लैगिंग हो रही है, कोई टीम जो मेंबर है वो पीछे छूट रहा है तो क्यों छूट रहा है, उसका रीज़न फाइंड आउट करो, उसकी हेल्प करो, उसको असिस्ट करो उस वर्क में। तो बोलता है ये करना बहुत ज़रूरी है ताकि टीम की परफॉर्मेंस भी बनी रहे प्रॉपर एग्री प्लान के ऊपर। नाउ नेक्स्ट PC25 है शेयर ऑल रेलिवेंट इंफॉर्मेशन विद स्टेक होल्डर्स इन एग्रीड फॉर्मेट एंड एज पर एग्रीड टाइमलाइंस। सो क्या कह रहा है, बोलता है जो भी स्टेक होल्डर्स है। अब स्टेक होल्डर्स क्या होते हैं, जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में भी ये टर्म्स आई थी स्टेक होल्डर, तो मैं आपको बताया था जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े होते हैं। लाइक ये इंटरनल भी हो सकते हैं, ये एक्सटर्नल भी हो सकते हैं। इंटरनल में आपके ओनर्स हैं, मैनेजमेंट है ना, आपके एम्प्लॉयज़ हैं, कलीग्स हैं, ये इंटरनल स्टेक होल्डर्स हैं। वेयरएज़ एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स में आपकी गवर्नमेंट है, आपके सप्लायर्स हैं, आपके जो ओपिनियन लीडर्स हैं, है ना, देन कस्टमर्स हैं, आपके क्लाइंट्स हैं,
ये सारे क्या हैं, आपके स्टेक होल्डर्स हैं। सो जैसे हमने पहले ही डिस्कस किया कि जो भी इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट हैं ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस के, वो जो हैं वो सारे एस्पेक्ट्स जो हैं हर एंगल से आपको क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है कि एक्चुअली में जो आपका क्लाइंट है, आपका जो स्टेक होल्डर है, वो क्या चाहता है आपसे, ठीक है? बिकॉज़ उसको कहीं न कहीं उसने आप पे ट्रस्ट किया है, कॉन्फिडेंस किया है ना? और प्रॉपर वे से जो है कम्युनिकेट किया है, तो कहीं न कहीं जो भी उसको इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड हैं हर फ़ेजेज़ में, है ना? उसको हर फ़ेज़ में वो रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन जो है एग्रीड फॉर्म, या तो ऑर्गेनाइज़ेशन के जो स्टेक होल्डर्स हैं उन्होंने कोई फॉर्मेट दिया होगा, है ना? सो वो जो है उस एज़ पर फॉर्मेट आपको प्रोवाइड करनी, या जिस भी तरीके से वो इन्फॉर्मेशंस को आपको मँगवाते हैं, वो अपनी इन्फॉर्मेशंस सप्लाई करनी है। बिकॉज़ अल्टीमेटली स्टेक होल्डर ही एक ऐसा पर्सन है जिसने आपका जो है बेनिफिट करवाना है, चाहे फाइनेंशियली है, चाहे अदर एस्पेक्ट्स में है। नाउ PC26 इज़ वर्क collaboratively with the colleagues through sharing information and ideas and working together on the agreed outcome. कोलैबोरेटिवली कलीग्स के साथ आपने क्या करना है, काम करना है ना? ये तो पता ही है, टीम में काम करना है तो मतलब कोलैबोरेशन के साथ ही काम होता है। सो बोलता है एज एवरीबडी हैज़ सम प्रोफेशनल गोल्स, हर किसी के अपने प्रोफेशनल गोल्स भी हैं। इफ़ देयर इज़ एनी काइंड ऑफ चैलेंज, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द ट्रेनर इन कोलैबोरेशन विद द कलीग शेयर द इंफॉर्मेशन, ठीक है? वो क्या करे, कोलैब करे अपने जो भी टीम मेंबर्स हैं उनके साथ डिस्कस करें वो चैलेंजेस को, और सो दैट कहीं न कहीं जब कंबाइंड काम करेंगे तो कहीं न कहीं मल्टीपल आइडियाज़ और थिंकिंग उस लेवल की बनेगी, जिसकी वजह से उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकल के आएगा, है ना? और तभी हम जो सेट स्टैंडर्ड पे जो हमारी आउटकम है वो आ पाएगी। नाउ PC27 इज़ रिकॉग्नाइज़, अवॉइड एंड और एड्रेस एनी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। सो बोलता है इफ़ एनी कन्फ्लिक्ट, आपसी मतभेद अराइज हो जाते हैं वर्क में, है ना? क्योंकि कई बार पार्शियलिटी हो जाती है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क में, या कुछ भी किसी भी वजह से। सो अराइज इन द वर्क, अवॉइड अप टू सर्टेन एक्सटेंट। बोलता है वैसे तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उसको अवॉइड करें कुछ एक्सटेंट तक, है ना? और आइदर ट्राई टू रिजॉल्व द इशू विद इन द लिमिट, है ना? ट्राई करें, अदरवाइज नहीं तो ये जो है प्रोसेस है, ये ग्रीवियंस हैंडलिंग टीम के साथ ज़रूर डिस्कस करें, सो दैट कि, है ना, जो कम्युनिकेशन गैप इसकी वजह से राइज़ होगा, जो वर्क में प्रोडक्टिविटी में फ़र्क आएगा वो आना शुरू हो जाएगा। तो ये टाइमली मैनर में डिस्कस करें ताकि क्या है ये जो है प्रॉपर वे से प्रोडक्टिविटी आपकी इंक्रीज़ हो, क्वालिटी ट्रेनिंग आप प्रोवाइड कर सकें क्लाइंट को। Now, PC28, use of conflict resolution and negotiation skills to identify critical point, issues, concern and problems, identify option for challenging behaviors. So, बोलता है क्या है, try to resolve the conflict. जैसे मैंने पहले भी कि conflict को identify the critical points of issues. Critical point of issues जो भी arise हो जाते हैं, कई बार झगड़ा हो जाता है, कई बार लड़ाई हो जाती है, ठीक है? सो कंसर्न जो पर्सन हैं जो डील करते हैं उनके साथ ज़रूर डिस्कस करें इस चीज़ को। और ये जो इश्यूज़ कंसर्न ये पैदा हो जाते हैं, ये ट्रेनीज़ की वजह से, क्लाइंट की वजह से या आपकी वजह से प्रॉब्लम आती है। Now PC29, recognize and respond to inappropriate behavior towards self and other in a professional manner and as per organizational policy. बोलता एज मेंशन्ड कि ट्रेनर शुड रिकॉग्नाइज एंड रिस्पॉन्ड टू इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर इमीडिएटली। कोई भी किसी भी तरह का इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर है, चाहे वो वायलेंस है, चाहे कल्चर बिलीफ को लेके है, चाहे वो ड्रग्स को लेके है, चाहे किसी भी तरह का कोई भी ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है, चाहे फाइटिंग हो जाती है ना, चाहे एटीट्यूड प्रॉब्लम है ना, चाहे डोमिनेंस की, चाहे डिस्क्रिमिनेशन की, किसी भी तरह की है, तो इस तरह के पहले तो बोलता है इस तरह के कन्फ्लिक्ट को, है ना, अवॉइड करने की कोशिश करनी है। बट है ना, बट अब जैसे वायलेंस है या फाइटिंग होना शुरू हो जाती है, ये कन्फ्लिक्ट ज़्यादा गहरा चल जाता है, तो बोलता है ग्रीवियंस हैंडलिंग टीम के साथ मिलिए,
ठीक है? रिकॉग्नाइज़ कीजिए और रिस्पॉन्ड कीजिए सो दैट कि फ्यूचर में वो प्रॉब्लम ना हो, जिसकी वजह से आपके प्रोफ़ेशन पे कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो। क्योंकि आप ट्रेनिंग दे रहे हैं तो कभी इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर, वायलेंस हो जाती है, कुछ भी हो जाता है, फाइटिंग हो जाती है, कुछ भी होता है, तो उसका सीधा इम्पैक्ट जो है वो आपकी ट्रेनिंग पे, आपके प्रोफ़ेशनलिज़्म पे पड़ेगा और जिसकी वजह से क्वालिटी आपकी जो है प्रोडक्टिविटी डाउन होगी, डाउनग्रेड होगी, है ना? क्वालिटी इम्प्रूव नहीं करेगी। सो होप आपको ये फोर्थ एलिमेंट जो है वो समझ आ गया है। अगर आपको ये फोर्थ एलिमेंट समझ आ गया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। ये इस क्वालिफिकेशन पैक ट्रेनर में लास्ट नोट्स था और इस क्वालिफिकेशन पैक ट्रेनर की ये सीरीज़ का लास्ट वीडियोस था। सो प्लीज़ डू शेयर, शेयर, कमेंट, लाइक द वीडियोस, है ना? इनको खूब अच्छे से देखो और अपनी जो है जिस पर्पज़ के लिए बनी है उस पर्पज़ के लिए इसको सॉर्ट आउट करो, उसका अपना पर्पज़ सॉर्ट आउट करो और अगर कोई क्वेश्चन फीडबैक आपको हो इन वीडियोस को लेकर तो ज़रूर शेयर करें सो दैट कि हम इम्प्रूव्ड वो अपने आप में हम इम्प्रूव करें, उस वीडियो को इम्प्रूव करने की कोशिश करें। थैंक यू। थैंक यू।